दौरे के लिए रवाना होने से पहले सीएम योगी का हेलीकॉप्टर जब लखनऊ से गाजियाबाद के लिए उड़ान भरने वाला था तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में खबरों के भविष्यवक्ता ऐसे दावे करने लगे जैसे किसी भी बातचीत के मुद्दे का एजेंडा वही तय करेंगे। वे ऐसे दावे कर रहे थे जैसे फैसलों की स्क्रिप्ट वही लिखेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। चाहे दल कोई भी हो, चाहे मामला किसी भी नेता का हो, ऐसी कयासबाजी का कोई मतलब नहीं निकलता। इस बार भी वही हुआ है। एबीपी गंगा की नजर हर खबर से जुड़े तथ्यों पर होती है, इसलिए हम आपको सबसे पहले हर खबर दिखाते हैं और उसके हर पहलू की पूरी जानकारी देते हैं। आज हम आपको सीएम योगी के दिल्ली दौरे की हर बड़ी बात बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। फुल एंड फाइनल रणनीति में कितनी देरी? सहयोगियों को साधने का कौन सा प्लान तैयार? चुनावी मौसम में कैसे होगा शक्ति विस्तार? अटकलबाजी ढेर, नहीं कोई उलटफेर, बात तो चुभेगी। सीएम योगी के 2 दिन के दिल्ली दौरा खत्म हो गया है, लेकिन इसको लेकर अटकलों का दौर खत्म नहीं हुआ है। 27 घंटे तक सीएम योगी दिल्ली में रहे और इस दौरान अटकलों का सिलसिला चलता रहा। जब योगी लखनऊ में थे तब भी यही आलम था, जब दिल्ली पहुंचे तब भी कयासों की पतंगबाजी पहले की तरह जारी रही और अब जब वो दिल्ली से लखनऊ लौट चुके हैं तब भी अनुमान के आधार पर कई बातें कही जा रही हैं। सवाल यह है कि अनुमानों, अटकलों और कयासों के बीच खबर कहां है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 घंटे तक दिल्ली में रहे। शुक्रवार को सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी से मिले। 80 मिनट तक गहन मंथन हुआ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की इस मुलाकात में लंबी बातचीत हुई। जाहिर है, जब प्रधानमंत्री और देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री मिल रहे हों तो फिर बड़े मुद्दों पर ही बात होगी, और हुई भी। लेकिन इस मीटिंग में किसी ऐसे मुद्दे पर बात नहीं हुई जिसे लेकर अटकलों की खेती कई दिनों से चल रही थी। योगी के दिल्ली दौरे को बड़े उलटफेर से जोड़ने वालों के लिए इस बैठक से मायूसी भरी खबर आई है। उनके सारे अनुमान, अटकलें, सूत्रों के हवाले से खबरें, सबका वही हश्र हुआ जिसके बारे में एबीपी गंगा ने आपको पहले ही बता दिया था। सीएम योगी ने ट्वीट किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। लंबी बातचीत चली।
100 मिनट तक बैठक चली। इस दौरान भी सरकार और संगठन में समन्वय, कोरोना काल की चुनौतियों पर ही ज्यादातर बातें हुई। मिशन 2022 पर चर्चा स्वाभाविक है, लेकिन उलटफेर और यूपी में बड़े बदलाव को लेकर यहां भी वैसी कोई बात नहीं हुई जिसे लेकर जोर शोर से अटकलें लगाई जा रही थी। इस मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या से मुझे समय प्रदान करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी का कोटिशः आभार। इसके बाद सीएम योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम योगी शाम को लखनऊ लौट गए। अपने दौरे के पहले दिन गुरुवार को सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। दोनों नेताओं के बीच 1.5 घंटे से ज्यादा मुलाकात चली थी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे और दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे दिल्ली से अभिज्ञान प्रकाश, जो कि नेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। अभिज्ञान, आपका स्वागत है। और इसके अलावा वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इससे पहले कि हम अपने तमाम मेहमानों के पास चलें, हम आपको बता दें कि मुलाकातों के सिलसिले से क्या बातें सामने आई, आखिर इन मुलाकातों में क्या बातें हुई, किस मुद्दे पर चर्चा हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये हम आपको बताते हैं कि योगी के दिल्ली दौरे में क्या कुछ हुआ, क्या चर्चाएं हुई, योगी के दिल्ली दौरे में किस बात पर चर्चा हुई, ये अब हम आपको बताते हैं। योगी के दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा नहीं हुई, ये हम एक एक करके आपको बात बता रहे हैं। बातचीत में सरकार और संगठन में समन्वय पर फोकस रहा कि किस तरह से फोकस हो सरकार और संगठन के समन्वय में। सहयोगी दलों को भरोसे में लेकर काम करने पर जोर दिया गया कि सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना है। सहयोगी दलों की नाराजगी दूर करने के फॉर्मूले पर भी बात हुई। अब ये फॉर्मूला क्या होगा, लखनऊ का फॉर्मूला होगा, दिल्ली का होगा, क्या होगा, इस पर चर्चा हुई। और मिशन 2022 के लिए चुनावी तैयारी तेज करने पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से 2022 का मिशन साधना है। तो इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। जी हां, अब एक और बड़ा सवाल उठता है कि इस दिल्ली दौरे से क्या हासिल हुआ। कि मुख्यमंत्री दिल्ली तो आए थे, लेकिन क्या हासिल हुआ। सीएम योगी राजनीतिक तौर पर और मजबूत होकर गए हैं। यहां से जो संदेश लेकर गए हैं, आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। इसका असर कैसे देखने को मिलेगा? मंत्रिमंडल में किसी बदलाव पर फैसला सीएम योगी ही करेंगे। इसके अलावा लंबित मुद्दों पर अब और तेजी से फैसले होंगे। जो मुद्दे लंबित हैं, चुनावी रणनीति में नई धार देखने को मिलेगी। उलटफेर और बदलाव की अटकलें थमेंगी। सरकार और संगठन में और बेहतर तालमेल होगा। ये तमाम बातें आपको देखने को मिलेंगी। ये तमाम चीजें हासिल हुई हैं इस दौरे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब देखिए क्या बदलाव दिखेगा इस दौरे के बाद। अब आप ये देखिएगा जो कि आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। मंत्रियों, विधायकों, कार्यकर्ताओं में संवाद बढ़ेगा, तालमेल और ज्यादा मजबूत होगा। तमाम मंत्रियों और विभागों के बीच आपसी सहयोग में और मजबूती देखने को मिलेगी। इन तमाम बातों पर चर्चा हुई है। विकास के लंबित प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए जाएंगे। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस की अगर एक्सप्रेस की बात करें तो लगभग तैयार है, उसको और तेजी से उसका काम कैसे पूरा हो। तमाम विधायक मिशन मोड पर नजर आएंगे, जितने भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। और 3 महीने में सरकार के मंत्री गांव-गांव में दिखेंगे उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा बूथ स्तर से लेकर घर-घर तक संपर्क अभियान चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। और सरकार भी अपने कामों को घर-घर तक पहुंचाएगी। एक बड़ा संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर सरकार की तरफ से प्लान किया जा रहा है। जी हां, तो हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। अभिज्ञान, क्या कहना आपका, क्योंकि लगातार पिछले 10 दिनों से उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, उलटफेर, बदलाव और न जाने क्या क्या, लेकिन हम लगातार एबीपी गंगा दर्शकों को बता रहा था। और आज जिस तरह से जो मुलाकात कल से लेकर आज तक योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में हुई, अमित शाह से मुलाकात, जेपी नड्डा से मुलाकात, प्रधानमंत्री से मुलाकात,
और उन मुलाकातों के बाद जो बातें निकलकर सामने आई, जो हमारे पास जो जानकारी है वो ये कि सरकार और संगठन में तालमेल को और बेहतर करने की जरूरत है। क्या कहना है आपका? दो तीन बातों से शुरू करता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि सबसे बड़ी अटकल क्या थी कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। ये बात मैंने स्पष्टता अपने कॉलम में भी कही, पहले भी कही कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन साथ में बिल्कुल सही रोहित आपने कहा कि पिछले 10 दिनों से जो हो रहा है ये इस बात का संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था उत्तर प्रदेश में। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर चिंतित है। ये मत भूलिएगा, सबसे पहले आधार इसका स्पष्ट कर दूं कि 325 सीटें जब आई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी की आई थी, मोदी और अमित शाह के समय की सीटें थी और योगी को सीएम बनाया गया था। अब स्थिति पलट चुकी है। अब योगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लीड करेंगे अगले इलेक्शन में 2022 में। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन का इंटरचेंज है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज जो आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय, सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब कि इस समन्वय की, इस कोऑर्डिनेशन की, इस कोऑपरेशन की कमी थी। क्यों कहा जा रहा है कि इसको मजबूत किया जाए, क्यों कहा जा रहा है कि इसको बेहतर बनाया जाए? इसका मतलब कि राष्ट्रीय नेतृत्व के पास ये फीडबैक लगातार आ रहा था कि आपके जर्नलिस्ट जो है वहाँ से वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे इस बात को, कि ये समन्वय नहीं हो पा रहा था। तभी ये ज़रूरत है कि जब सरकार की आलोचना शुरू होती है, जो कि हाल में योगी सरकार की हुई कोरोना काल को लेकर, तो फिर ये देखा जाता है कि क्या बेटर कोऑर्डिनेशन है। बीजेपी संगठन पर आधारित पार्टी है और बहुत मजबूत है उसका संगठन। इसमें मतलब आज के हिंदुस्तान की राजनीति में उससे मजबूत संगठन किसी और पार्टी का ना देश में है ना किसी प्रदेश में है। तो इस पॉइंट को देखना बहुत जरूरी है कि ये कोऑर्डिनेशन की कमी क्यों थी और क्यों ये अब मजबूत होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़े शानदार तरीके से और बड़े सहज शब्दों में आपने इस बात को परिभाषित किया। विज्ञान तो हमारे साथ अविनाश भी मौजूद है। अविनाश, मुख्यमंत्री दिल्ली से रवाना हो गए और तमाम अटकलें थी उस पर भी विराम और लगातार मैराथन बातें, मुलाकातें होती रही। अविनाश, जल्दी से आप बताएं कल से लेकर आज तक सिलसिलेवार जो मुलाकातों के दौर हुए। जी देखिए रोहित, अगर बात करें तो जो तीनों मुलाकात हुई है, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, प्रधानमंत्री के साथ और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ, तीनों मुलाकात में एक चीज स्पष्ट हुआ है कि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित हो। जो सहयोगी दल हैं उनको किस तरीके से आगे लेकर चलना है, क्योंकि जब कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपना दल के प्रमुख को बुलाया और निषाद पार्टी के प्रमुख को बुलाया तो उनसे भी बातचीत की कि आखिर वो क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर और उनको किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जगह चाहिए और कैसे उत्तर प्रदेश में साथ चलते हुए आगे सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने हैं। अगर बात करें तो निषाद पार्टी के प्रमुख ने जो अपनी ग्रीवियांसेस रखी है अमित शाह के सामने, वो उन्होंने साफ तौर पर रखा है कि भाजपा ने जो वादा किया था निषाद पार्टी के साथ उसको नहीं निभाया है। यानी कि प्रदेश में उसको हिस्सेदारी देने की बात हुई थी, केंद्र में हिस्सेदारी देने की बात हुई थी, ये नहीं निभाया गया। इसके साथ साथ निषाद पार्टी के प्रमुख ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम सारे ऐसे अधिकारी हैं जो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं और अगर मैं गलत बोल रहा हूं, उन्होंने अमित शाह से यह बात कही कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप इस बात को पता लगवा लीजिए अपने संगठन के द्वारा। कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और लगातार जनता उनसे परेशान हो रही है। ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। यह उन्होंने गृह मंत्री के सामने स्पष्ट तौर पर बात रखी और यही कारण है कि तमाम सारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके तमाम सारे मुद्दों को पेन डाउन किया, नोट किया और आज प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई गृह मंत्री की और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। और यहाँ पे निषाद पार्टी के प्रमुख को गृह मंत्री ने खुद कहा है कि आप इंतजार करिए, दिल्ली तब तक मत छोड़िएगा जब तक मैं नहीं कहता हूं आपके तमाम सारे मुद्दों का समाधान किया जाएगा। अविनाश, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। सरकार और संगठन के बीच समन्वय और जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ भी समन्वय बेहद जरूरी है। वीरेश के बाद चलते हैं लखनऊ। वीरेश, लखनऊ में तमाम अटकलें चल रही थी पिछले 10 दिनों से, तो अब क्या स्थिति है? क्या लखनऊ के सियासी गलियारे इस वक्त क्या कह रहे हैं?
देखिए, अगर लखनऊ के सियासी गलियारों की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री 8:04 पर एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और अपने आवास 5 कालीदास की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन सियासी गलियारों की बात करेंगे तो सच्चाई ये है कि जब मुख्यमंत्री की अमित शाह के साथ कल बैठक हुई, प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई और जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई, जब वो राष्ट्रपति के पास चले गए तो तब तक कुछ विराम लग चुका था। लेकिन अचानक जब वो राष्ट्रपति के पास हैं, अमित शाह नरेंद्र मोदी के घर पहुंचते हैं, जेपी नड्डा उनके घर पहुंचते हैं, तो सियासी गलियारों में एक बार फिर भूचाल आ जाता है। जो राजनीतिक पंडित हैं अपने अपने से फिर कयास लगाना शुरू कर देते हैं। जो राजनीति के विद्यार्थी हैं वो सोचने लगते हैं कि आखिर इन तीनों के बैठने की क्या वजह है। और देखिए, नरेंद्र मोदी इतनी फुर्सत नहीं है, अमित शाह के पास भी बहुत फुर्सत नहीं है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास भी फुर्सत नहीं है कि अचानक एक दिन में लगातार वो मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, फोन पर बात करें। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मिलने के बाद जब ये तीनों मिले, एक साथ मिले, प्रधानमंत्री से मिले, फिर चर्चा गर्म हो गई। फिर यूपी की सियासत में, लखनऊ की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये तीनों लोगों को मिलना है। और देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के कभी किसी भी मामले पर बहुत आसानी से कोई फैसला नहीं लेते हैं, बहुत विचार विमर्श करके फैसला लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन बेवजह किसी से मिलने, अचानक मिलने, तो ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है और दर्शक भी बहुत उत्सुकता से वो सवाल जानना चाहते हैं चैनलों के माध्यम से, क्योंकि हम ही माध्यम हैं, आप ही माध्यम हैं और इन्हीं माध्यमों पर वो टकटकी लगाकर देखते हैं। और एबीपी गंगा की विश्वसनीयता इसी बात को लेकर है कि जो खबर जाती है वो सच होती है, वो सच साबित होती है। बिल्कुल। तो वीरेश, आपने बताया लखनऊ की स्थिति, और जो दिल्ली में जो बैठक है वो बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अभिज्ञान आपके पास आऊंगा। इस बात को हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों मुलाकात कर रहे हैं और बाकायदा ये खबर आती है, बाहर ये खबर आती है, यानी जानबूझकर खबर बाहर आती है। ये तीनों तो कई बार ऐसी मुलाकातें होती होंगी, क्योंकि ये इस तरह की मुलाकात थी, कोई औपचारिक मुलाकात तो नहीं थी कि इसका जिक्र जरूरी था होना। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के स्तर पर ये बात जरूर रही होगी कि ये चर्चा बाहर जाए कि मुलाकात हो रही है। तो बिल्कुल ये मुलाकातें हो रही है। और केंद्र में जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा पिछले काफी दिनों से चल रही है कि ये भी ड्यू है, और अमित शाह का अनुप्रिया पटेल से कल बातचीत करना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना, तो कहीं ना कहीं इनका भी आपस में संबंध हो सकता है कि जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है कि सहयोगी पार्टियों के साथ भी समन्वय बनाकर रखना है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही। 2-3 पॉइंट पहले ही देखिए, 2014 से भारतीय जनता पार्टी का कमाल का उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सफर शुरू हुआ, सफलता के हिसाब से, जो उसको कभी उसके राजनीतिक जीवन के इतिहास में अटल जी का समय इंक्लूडेड जो मैंने करीब से देखा नहीं मिली। अब 2014 के बाद उसके बाद 17 आया, 17 में कमाल ही कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कितनी बड़े बहुमत की सरकार बना ली। फिर 19 आया, 19 में फिर बहुत अच्छा परफॉर्म किया लोकसभा के चुनाव में। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी राजनीतिक शक्ति जो है बीजेपी की, अमित शाह और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी की खुद, ये उत्तर प्रदेश से जाती है। अनुप्रिया पटेल जैसे नेताओं से मुलाकात का इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रखा है, क्योंकि पिछली सफलता को इस बात के लिए आंका गया कि कैसे अमित शाह और बीजेपी के लोगों ने छोटे दलों के साथ राजनीतिक सूझबूझ दिखाकर एक अलायंस स्टिच की, एक अलायंसेस बनाई, ताकि अलग अलग छोटे जगहों में बीजेपी के बड़े प्रभाव के बावजूद इनका स्थानीय असर ले सके। उसमें से एक अलायंस जो है वो अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों की थी। तो फिर उसी पॉइंट पे वापस सहयोग, ज़्यादा आपके सहयोगी साथियों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन, ये सब की इश्यूज थे। इसमें कोई दो राय नहीं है
कि लगातार एक कंसर्न यूपी में सरकार कैसे चल रही है इसको लेकर पैदा हो रहा था। अंततः आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है चुनाव को देखते हुए। आपने खुद सही मेंशन किया कि आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दिखाने हैं। तो ये सब चुनौतियां सेंट्रल लीडरशिप रिकग्नाइज कर रही है, उनको पहचान रही है, और ये उसी प्रोसेस का नतीजा है सारी मुलाकातें। जी बिल्कुल। तो देखिए, हमने बात की कि योगी के इस दौरे का जो मुख्य बिंदु थे वो ये सरकार और संगठन का समन्वय, और सरकार और संगठन और सहयोगी दलों के बीच समन्वय बेहतर होना जरूरी है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। इसके लिए एक व्यापक रणनीति भी बनी, तो सहयोगी दल बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम योगी के दिल्ली दौरे के दौरान सहयोगियों को साधने पर खास चर्चा हुई। इन सहयोगी दलों में एक दल निषाद पार्टी भी है, जिसके अध्यक्ष संजय निषाद ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके साथ ही अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। आपको इसके मायने समझाते हैं। उससे पहले जरा 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के रणनीतिकार रहे अमित शाह की पुरानी गठबंधन नीति पर एक नजर डाल लीजिए, और फिर समझिए कि क्यों योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आकर इस बात पर चर्चा करनी पड़ी गठबंधन के सहयोगियों पर। देखिए, कुर्मी वोट बैंक की अगर बात की जाए तो अपना दल एस की बात करें, अनुप्रिया पटेल ओबीसी वोटर पर नजर, और पूर्वांचल के लिए 2017 का अमित शाह का जो प्लान था वो ये था। निषाद वोट बैंक के लिए निषाद पार्टी, संजय निषाद जिसके अध्यक्ष है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव यानी भाजपा सुभाषपा, इसके राजभरों को इस पार्टी के जरिए साधा गया, इस पार्टी के जरिए साधा गया। तो ये प्लान था पूर्वांचल को लेकर अमित शाह का 2017 का। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एबीपी गंगा से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा इसको भी आप सुनिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद जी, क्योंकि कल इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अपने जो ग्रीवियंसेस हैं उसको गृह मंत्री के सामने रखा था। क्या मुद्दे लेकर आप गृह मंत्री के सामने गए थे और किन मुद्दों पर बातचीत हुई, सबसे पहले तो ये बताइए। हमारे समाज की जो यही मुद्दा है वो गरीबी, लाचारी, बेकारी है। आरक्षण है इनका, आरक्षण मुद्दा संविधान में मझवार, गौड़, तुरिया, खरवार, बेलदार, करोड़ कोली 7 नामों से लिखा। राष्ट्रपति ने उसे नोटिफिकेशन भी जारी रखा। 1992 में इन बेईमानों ने हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया, नहीं मिल रहा। अब कभी सपा की सरकार आती, पिछड़ी निकालती, बसपा स्टे ले लेती है। तो फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए उन्होंने कर भी दिया था, लेकिन बहन जी ने उसे स्टे ले लिया। दूसरा मुद्दा था कि निषाद पार्टी के साथ आए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि भाई आप चुनाव जो लास्ट राउंड में आए हो नहीं लड़ पा रहे हो तो आपको राज्यसभा भेजा जाएगा या तो मंत्रालय भेजा जाएगा। ये हमारे समाज में मेरे लोगों को वॉइस चला गया था। तो आज 2 साल हो गया आज के दिन में, तो 1.5 साल हो गया। तो आज के दिन में लोग, चूँकि कोरोना आ गया था, तमाम और समस्याएं, महामारी आ गई, तो इस बीच में लेट हो रहा था, और उत्तर प्रदेश का लास्ट चल रहा था। ये बात तो याद कराना पड़ेगा। क्या आपकी जो नाराजगी रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, जो आपने व्यक्त की है गृह मंत्री के सामने, वो क्या सरकार को लेकर रही है, अधिकारियों को लेकर रही है, या फिर बीजेपी संगठन के खिलाफ रही है? नहीं, हमारा कोई नाराजगी नहीं। मेरे मैसेज देना था, मैं मित्र हूँ, नाराज नहीं, मेरे लोग नाराज हैं। नाराज हो गए तो देख लीजिए किस तरीके से। तो पहले आए तो हम सपा आई, बसपा इकट्ठी थी, हम मोदी जी के साथ खड़े हो गए, कितना विजय प्राप्त हुआ था। अब जब इस इतनी 18% वोट है, 160 सीट निषाद बाउल है, 7 नदियां हैं, इनके भोजन छीने जाएंगे। तो ये हमने आपको बताया कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने क्या कुछ कहा। उनकी अपनी नाराजगी थी, उस नाराजगी को उन्होंने एबीपी गंगा के कैमरे पर भी जाहिर किया। तो यही वो नाराजगियां हैं जिनको दूर करना जरूरी था, और जरूरत भी है, जरूरी भी है, मजबूरी भी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर, जिनका राजभर वोटरों में दबदबा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनको साधने के लिए दिल्ली में क्या प्लान बना, ये बताएंगे। बढ़ते आगे। बात तो चुभेगी में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में सरकार और संगठन के समन्वय और सहयोगी दलों के साथ भी खास तौर पर समन्वय पर चर्चा हुई, क्योंकि चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश में जो छोटे सहयोगी दल हैं उनको भारतीय जनता पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हीं छोटे सहयोगी दलों के साथ ताना बाना बुनकर अमित शाह ने 2017 की एक बड़ी जीत की पटकथा लिखी, 2014 की जीत की पटकथा लिखी। यूपी की चुनावी राजनीति में निषाद वोट बैंक का फैक्टर कितना बड़ा है, अब आपको यह बताते हैं कि कितना बड़ा यह फैक्टर है। आप देखिए, इसको समझिए। यूपी में निषाद वोट बैंक 152 विधानसभा क्षेत्रों पर असर रखते हैं। 152 विधानसभा सीटें ऐसी हैं
जहां पर निषाद वोटर अहम है। तो आप जानिए कितना महत्वपूर्ण है ये वोट बैंक। लोकसभा की 20 सीटों पर भी प्रभाव है। 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर साइजेबल वोट इनके पास है। और पूर्वी यूपी में सबसे ज्यादा असरदार निषाद वोटर है। पूर्वांचल की अगर हम बात करें, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ में ज्यादा तादाद है इन वोटर्स की। संत कबीर नगर, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी में भी प्रभावी है निषाद वोटर। इसके अलावा प्रयागराज, फूलपुर, सहारनपुर और हमीरपुर में भी असरदार वोट बैंक है। गोरखपुर मंडल की 28 विधानसभा सीटों पर असरदार है निषाद वोटर और गोरखपुर मंडल की 6 संसदीय क्षेत्रों में मजबूत मौजूदगी इस दल की है। गोरखपुर में 3 लाख से ज्यादा की तादाद में निषाद वोटर हैं। देवरिया में 1,25,000 की आबादी है निषाद वोटर्स की। बांसगांव में 2 लाख की जनसंख्या है निषादों की। इसके अलावा महाराजगंज में 2.5 लाख की तादाद है। पडरौना में 3 लाख की आबादी है। भाजपा ने जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा भेजा है। अब आपको निषाद पार्टी का सियासी गणित भी समझा देते हैं ताकि इस पर हम आगे चर्चा कर सके। हमने आपको बताया कि निषाद पार्टी कितनी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, ही आपको बता दिया। साल 2013 में संजय निषाद ने यह पार्टी बनाई निषादों को इकट्ठा करने के लिए और मल्लाह समुदाय की 553 उपजातियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की। आप सोचिए 553 उपजातियों। 2017 में पीस पार्टी के साथ गठबंधन किया था, 72 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2017 में निषाद पार्टी की सिर्फ एक सीट पर जीत। ज्ञानपुर सीट से विजय मिश्रा जीते थे। 2017 चुनाव में 5,40,000 से ज्यादा वोट मिले। 2017 में संजय निषाद गोरखपुर ग्रामीण सीट से चुनाव हारे। 2018 की बात करें तो गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा से गठबंधन किया। सपा के सिंबल पर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद उम्मीदवार बने। 2018 लोकसभा उपचुनाव में गोरखपुर में भाजपा प्रत्याशी को हराया। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुए। भाजपा के टिकट पर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से जीते। तो ये है निषाद पार्टी की अहमियत। अब आप समझिए कि क्यों अमित शाह मिले डॉक्टर संजय निषाद से। वीरेश के पास चलते। वीरेश, तो डॉक्टर संजय निषाद कितने महत्वपूर्ण है हमने आंकड़ों के जरिए बताया और ये भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई इस दौरे के दौरान कि इनको भी साधना है, इनको भी साथ लेकर चलना है। वीरेश, देखिए रोहित जी, 2017 में जो सामाजिक समीकरण बनाने का काम किया था, जो रणनीति बनाई थी, जिसके लिए चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, यही जो सेंटिमेंट्स है, जो समझ है कि कहां किस बिरादरी के वोट है। देखिए यूपी और बिहार जातीय बिरादरी के वोट की वजह से ये कहा जाता है कि ये दोनों प्रदेश जातिवादी राजनीति करते हैं। तो ये जो पार्टियां हैं ये केवल और केवल अपनी जाति बिरादरी की राजनीति करती हैं, उन्हें संगठित करते हैं और उनके बल पर सरकार में आने और मंत्री बनने, सांसद बनने, विधायक बनने और तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये धीरे धीरे करके अपनी जातियों के सिरमौर बन जाते हैं। तो मजबूरी होती है राष्ट्रीय दलों की, ऐसे छोटे छोटे दलों को जो जातीय राजनीति करते हैं उनको इकट्ठा किया जाए। इसलिए ये मजबूरी है अमित शाह की, ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 2017 में इन्हीं छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके 2017 में अभूतपूर्व 325 के करीब सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मैं आपको बताऊं कि संजय निषाद हों, ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, कोई भी जो दल साथ में है, जो दल पहले साथ में नहीं थे, वो सभी जातीय राजनीति करते हैं। बिल्कुल वीरेश, बिल्कुल सही आपने कहा कि यही वो हकीकत है जिसका जिक्र हमने अभी आंकड़ों के जरिए भी किया। विज्ञान, हम ये बताने की कोशिश दर्शकों को कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो दिल्ली दौरा था, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के समन्वय के लिहाज से जरूरी था। इसलिए दिल्ली में बातचीत हुई तमाम बड़े नेताओं से और साथ ही साथ जो सहयोगी पार्टी अनुप्रिया पटेल और डॉक्टर संजय निषाद की जो मुलाकात होती है अमित शाह से, और योगी आदित्यनाथ भी यहां आते हैं, तो इनको सीधे तौर पर पता है कि 22 में बड़े नतीजे लाने हैं तो इन पार्टियों को साध कर ही चलना होगा। जैसे निषाद पार्टी का इतिहास और गणित हमने अभी अपने दर्शकों को बताया। क्या कहना अभियान आपका?
बिल्कुल सही आपने देखिए, ये बड़ी कड़वी हकीकत है और वीरेश आपके जर्नलिस्ट ने सही कहा कि जातिगत राजनीति बहुत गहरी और पारंपरिक है। इसमें एक और प्रॉब्लम है, देखिए ये बड़ी पार्टी होते हुए भी इन छोटी पार्टियों की अलायंसेस को बनाना, ये मैंने पहले भी कहा था, ये क्रेडिट जाता है अमित शाह को। लेकिन साथ में अमित शाह ये भी रियलाइज करते हैं और पक्के तौर पर करते होंगे कि ये लोग जब एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना लेते हैं तो इनकी लॉयल्टी ये कोई पक्की नहीं होती कि ये किसी के साथ ही रहेंगे। कल को अगर ये नाराज हो गए तो ये ऐसी राजनीति करने की कोशिश करते हैं और करते हैं जहां पर ये अपने हिस्से का समर्थन लेकर पता लगा किसी और के पास चले गए। तो अमित शाह जैसा रणनीतिकार वो जरूर इस बात को रियलाइज करेगा, क्योंकि ये छोटे ग्रुप्स हैं और ये बड़ी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी जैसी विशाल पार्टी में इनको स्पेस दी गई। इसीलिए जब रोहित आप ये कह रहे हैं ना कि साथी पार्टियों के साथ बेहतर समन्वय, ये बहुत सही और वैलिड पॉइंट है आपका, क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको इनकी सुननी पड़ेगी। ये आपके साथ गवर्नमेंट के अरेंजमेंट में रहे, पावर के अरेंजमेंट में रहे बहुत लंबे समय तक। अब इनकी भी कुछ मांगे हैं, क्योंकि ये देखिए ये राजनीतिक तौर पर कोई 100% लॉयलिस्ट नहीं है। ये आज आपके साथ है, कल क्या पता किसी और के साथ चले जाए। तो इसलिए आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, आपको अपना ध्यान और फोकस रखना पड़ेगा। जैसे आपने बहुत अच्छा अपने ग्राफिक्स में पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर खासतौर पर समझाया कि ये अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग सीटों पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं। यही वो असर है जो एकदम से पारंपरिक तौर पर अपर कास्ट की रहने वाली बीजेपी को एक बैकवर्ड की पार्टी बनाकर ले आता है और उनकी विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता एक सीट पर एकदम से बढ़ा देता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो 325 सीटों पर पहुंच गई 2017 के चुनाव में। जी बिल्कुल सही आपने कहा विज्ञान, और यही वो तरीका। हमने दो सहयोगियों की बात कर ली, अनुप्रिया पटेल की बात कर ली जो कि, और इसके साथ निषाद पार्टी की बात कर ली। अब एक और बड़ा अहम सहयोगी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में विजय की जो इबारत लिखी गई वो पहले रहा है सहयोगी पार्टी, उसकी बात करें हम सुभाष बागी। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर की हम बात कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर कितने मजबूत हैं, उनकी स्थिति को भी समझिए। ओपी राजभर ने 1981 से राजनीति की शुरुआत की। शुरुआती दौर में बसपा से जुड़े थे ओम प्रकाश राजभर। 1996 में बसपा ने वाराणसी जिला अध्यक्ष भी उनको बनाया था। उसके बाद बसपा छोड़ने के बाद अपना सियासी दल बनाया उन्होंने। उसके बाद अपना दल के साथ वो चले गए। 2002 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाई। 2004 में यूपी की 14 लोकसभा सीट पर लड़े, सब हारे, लेकिन उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश थी ये। 2007 में 97 विधानसभा सीट पर लड़े, सब हारे। 2009 में अपना दल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े। 2012 विधानसभा चुनाव में कौमी एकता दल के साथ लड़े। 2014 में लोकसभा की 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। 8 सीटें मिली, 4 पर जीत भी दर्ज करवाई। 36 साल की राजनीति में पहली बार विधायक बने। ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री का पद मिला। 2019 में योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर भाजपा से अलग हो गए ओम प्रकाश राजभर, और खुद इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, उनसे हम बात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के साथ जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी समन्वय बना रही है, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल ऐसा हो। दिल्ली में भी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में गए, केंद्रीय नेताओं से इस समन्वय पर बात हुई। खास तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा यही समन्वय था। तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी, सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि अब आप भाजपा से अलग हो गए, क्या कोई उम्मीद है दोबारा से एक साथ आने की? अगर भारतीय जनता पार्टी आपसे वायदा करे कि आपके जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो? भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है जी। अब इसको कोई उबारने वाला है नहीं। जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़ों का योगी जी ने लूट लिया। 12,540 पदों की भर्ती हुई, उसमें इन्होंने अड़ंगा डलवा दिया। 68,500 भर्ती में इन्होंने हिस्सा लूट लिया। अभी कृषि विभाग में बांदा में भर्ती हुई है 13,
और 13 में 11 ठाकुर हो गए, और वोट पिछड़ों का चाहिए, वोट दलितों का चाहिए, हिस्सेदारी देने की बात आएगी तो नहीं, छात्रवृत्ति के सवाल पे, शुल्क प्रतिपूर्ति के सवाल पे नहीं। इनसे कहिए कि प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली अगर महंगा है तो उत्तर प्रदेश में है। हमने कहा घरेलू बिजली का बिल माफ करो, गरीबों को राहत दो, जी बिल्कुल। नहीं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा, नहीं। कोई काम ये नहीं, तो ये महंगाई कम करने ओम के लिए प्रकाश हम जी, लोग ओम इनके प्रकाश जी, साथ आपसे गए। क्या आज कोई महंगाई बातचीत की कोशिश आपने हुई देखा, है? सरसों कोई बातचीत की कोशिश हुई है आपसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? किसी से कोई, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से हमारी कोई बात नहीं है जी। और मैं फिर कह रहा हूं कि अपने जीते जी भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं होगा जी, तो आप फाइनल है, चूंकि मैं अंदर जाके देख लिया जी। जहां डिप्टी सीएम का नेम प्लेट उखाड़ के फेंका जाता हो, जहां डिप्टी सीएम के विभाग की मॉनिटरिंग सीएम करता हो, मंत्रियों के विभाग की मॉनिटरिंग सीएम करता तो हो, ओम प्रकाश राजभर और साहब विधायक थाने जी। पर धरना दे रहे हो, ओम प्रकाश राजभर और साहब, विधायक 200 ठीक है, हम आपकी बात सुन रहे हैं सारी। एक और सवाल का जवाब कि क्या उत्तर प्रदेश में जो ये तमाम दल हैं, पूर्वांचल के पार्टियां हैं और भी दूसरी पार्टियां, निषाद पार्टी या दूसरी पार्टी, क्या आपकी कोई ऐसी योजना है कि सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आए? इस तरह की कोई योजना है? क्योंकि आप लगातार पूरे पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक आपने निषाद जी की बात किया, आरक्षण 17 जातियों के आरक्षण लेने के लिए 2019 में बीजेपी के पास गए जी। उन्होंने, बीजेपी ने वादा किया कि आपको राज्यसभा बना देंगे, न तो आरक्षण दिया न राज्यसभा बनाया। पिछली बार 2014 में अनुप्रिया पटेल जी उनके साथ ही मंत्री बनाया। 2019 का चुनाव आ गया, 2 साल किनारे लगाया। अब चुनाव आ गया तो अनुप्रिया पटेल की पूछ बढ़ गई। इसके पहले गृह मंत्री जी के पास फुर्सत नहीं थी कि बुला के मिल लें, उनकी बात सुन लें। अब यहाँ एमएलसी बनाया उनके पति आशीष जी को, उनको किनारे लगाया रहा। तो यहाँ जब उपयोग करना है तब तो लोग दिखाई देते हैं, पिछड़े दलित के नेता, और जब उनका उपयोग हो जाता है, सरकार बन जाती है, तो काम खत्म। चलिए, एक सवाल का जवाब और दीजिए। बात भी करते हैं ओम प्रकाश राजभर साहब, तो आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जिन बातों को लेकर चल रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको आप इस वक्त मानते हैं कि वो आपकी बातों को, आपकी लाइन को टो करेगी, आपकी बातों को मानेगी? है कोई दल उत्तर प्रदेश में या देश में? देखिए, इस देश में मैंने जो इतिहास पढ़ा हूँ, मैंने महात्मा गांधी जी को पढ़ा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, साहू जी को पढ़ा, हमने पेरियार रामास्वामी नायकर को पढ़ा, हमने कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा। कोई ज़रूरी नहीं है सत्ता। समाज को जागृत करने के लिए मान्यवर कांसीराम जी आए। आज मैं कहता हूँ मान्यवर कांसीराम जी की देन है कि आज जो वंचित समाज था उसमें राजनीतिक चेतना जगी। आज कांसीराम जी के प्रोडक्ट बीजेपी में हैं, कांसीराम जी के प्रोडक्ट सपा में हैं, बसपा तुम्हारी जो पार्टी है उनके प्रोडक्ट हर जगह, हर पार्टियों में। ओम प्रकाश राजभर साहब, बसपा से भी ये चीज मैंने देखा, बसपा से सहयोग, तो कोई जरूरी बसपा नहीं। के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोई रणनीति पर विचार हो रहा है? देखिए, हमारा मोर्चा है, हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। हमारे मोर्चे में ओवैसी जी हैं, हमारे मोर्चे में बाबू सिंह कुशवाहा हैं, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद हैं, अनिल चौहान हैं, हमारे राजकुमार सैनी हैं। हमारे मोर्चे में 10 लोग हम लोग हैं। हम लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। हम लोग किसी के यहाँ जाने वाले नहीं हैं। जो हमारी सोच है, जो हमारी चाहत है, हम उत्तर प्रदेश में जनता से ये अपील कर रहे हैं कि हम सत्ता हमको मिलेगी तो हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, बिल्कुल, समान अनिवार्य मुफ्त। ठीक है, तो ओम प्रकाश राजभर साहब, आपका कहना है कि आप इलाज की व्यवस्था दलों का एक करेंगे। मोर्चा बना रहे हैं, गठबंधन आपने बनाया है और इसी के सहारे आप आगे बढ़ेंगे, किसी बड़े दल से आप समझौता नहीं करेंगे। फिलहाल आपकी ये राजनीतिक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ये मानी जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने व्यस्त शेड्यूल से टाइम देने के लिए राजभर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओम प्रकाश राजभर के को आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने भी पलटवार किया, क्योंकि आज दिन में भी ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर कागज की नाव पर सवार हैं और अब सिर्फ ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। जो लोग कागज की कश्ती बनाते हैं और कागज की कश्ती पर सवार रहते हैं, जिनका न आगे
न पीछे का कुछ पता, न दाएं का कुछ पता, न बाएं का कुछ पता। ऐसे सिद्धांत विहीन लोग आज ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं और प्रश्न उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल एक क्विक रिएक्शन यहां पर हम लेंगे। विज्ञान हमारे साथ है। विज्ञान, कितनी जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये छोटे सहयोगी दल हैं कि दिल्ली में भी बैठक क्यों हुई? हम बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए बीजेपी से, और उसके बाद वो किस तरह से बाकी दलों को इकट्ठा कर रहे हैं अपने साथ। तो बीजेपी को यह चिंता भी है कि कहीं ये छोटी पार्टियां भले ये न जीते, कहीं बीजेपी को नुकसान ना पहुंचा दें, इसलिए छोटे दलों को साधने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल सही। ये अच्छा पॉइंट आपने रखा है कि ये खुद ना जीते, लेकिन ये स्पॉइलर, ये नुकसान पहुंचाने की भूमिका में बहुत प्रभावशाली तरीके से आ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने इन छोटे दलों को साथ लेकर एक अलायंस बनाई थी। दूसरा, मैंने आपसे साफ साफ कहा कि ये राजनीतिक तौर पर कोई विचारधारा इनकी अपनी अलग है, लेकिन ये बीजेपी की विचारधारा के साथी नहीं है। तो ये एक स्तर के बाद कोई बीजेपी के लॉयलिस्ट नहीं है कि ये उसी के साथ रहेंगे। अगर इनको इनकी राजनीति के दायरे को आगे बढ़ाने के लिए कोई और रास्ते दिखेंगे और ये बीजेपी से नाखुश हैं, तो ये उन रास्तों पर जाएंगे, और उन रास्तों पर जाने से बीजेपी का नुकसान हो सकता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने रखा है। मैं बहुत समय से कास्ट पर काम कर रहा हूँ, जाति पर, उत्तर प्रदेश की, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत मुश्किल अलायंसेस बीजेपी ने बैठाई थी, खासतौर पर अमित शाह ने, और अब ये टूट रही है, तो ये अंत में नुकसान दे सकती है। जैसे मैंने कहा, ये किसी के साथ जा सकते हैं और अपना रास्ता भी चुन सकते हैं जो बीजेपी को नुकसान देगा। बिल्कुल अभिज्ञान। प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो बहरहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल अविनाश से करेंगे। अविनाश, दिल्ली में मुख्यमंत्री तो लखनऊ पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बाद अब जो मुलाकातों का सिलसिला है, निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वीरेश, वो अभी दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर अब छोटे दलों को साधने की पूरी कोशिश हो रही है। वीरेश, लगता है वीरेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। सियासत की लड़ाई सिर्फ आमने सामने ही नहीं होती, नए दौर में यह जंग इंटरनेट पर भी लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ा है। ऐसे में इस मंच के समर्थकों की ताकत के भी अलग मायने हैं। इस बीच एक रोचक खबर आई है। ट्विटर पर अब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स लगभग बराबर हो गए हैं। ये तो तय है कि 2022 की जंग जितनी ज्यादा जमीन पर होगी, उतनी ही सोशल मीडिया पर भी। लेकिन अब इसका घमासान कैसे मचेगा, कैसे मच रहा है, जरा देखिए। ऐसे में चुनावी माहौल में सबसे बड़ा आमना सामना यही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर इसी जगह एक साथ मौजूद रहते हैं। इसलिए यहाँ की लोकप्रियता का पैमाना खास है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है, इसका सवाल अगर ट्विटर फॉलोअर्स से पूछा जाए तो फिलहाल दोनों को बराबर बताएंगे, क्योंकि अब दोनों ही नेताओं को फॉलो करने वालों की संख्या ट्विटर पर बराबर हो गई है। ट्विटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर बढ़े। 1,41,00,000 लोग सीएम योगी को फॉलो करते हैं। अखिलेश यादव के भी 1,41,00,000 फॉलोअर्स हैं। 6 साल में ही अखिलेश के बराबर हो चुके हैं योगी के फॉलोअर्स। पिछले 1 साल में तेजी से बढ़े सीएम योगी के फॉलोअर्स। दोनों ही नेता सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। सीएम योगी सरकारी योजनाओं और फैसलों के बारे में ट्विटर से ही जानकारी देते हैं, तो अखिलेश यादव हर रोज सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए ट्विटर का सहारा लेते हैं। सिर्फ ट्विटर ही नहीं, फेसबुक भी दोनों नेताओं की मौजूदगी का बड़ा मंच है। लेकिन यहां अखिलेश यादव सीएम योगी से आगे दिखते हैं। फेसबुक पर अखिलेश यादव के करीब 72 लाख फॉलोअर्स हैं। अखिलेश का फेसबुक पेज 11 नवंबर 2013 को बना था। योगी आदित्यनाथ के फेसबुक पर फिलहाल 66 लाख फॉलोअर्स हैं।
सीएम योगी का फेसबुक पेज 21 मई 2016 को बना था। अखिलेश के फेसबुक पर 6 लाख फॉलोअर्स ज्यादा हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह ट्विटर पर अखिलेश यादव की बराबरी कर ली है, उससे ये भी संभव है कि फेसबुक पर भी वो अखिलेश यादव के फॉलोअर्स की बराबरी कर लें, क्योंकि दोनों के फॉलोअर्स में ज्यादा अंतर नहीं। इसके अलावा दोनों नेताओं के नाम से सोशल मीडिया पर कई पेज बने हैं जो उनके समर्थक चलाते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल ट्विटर पर लोकप्रियता की अगर बात की जाए तो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताया कि क्या स्थिति है, कि किस तरह से अगर देखिए योगी आदित्यनाथ 1,41,00,000 2015 के हम बात करें, ये अकाउंट बना, इतने फॉलोअर्स हैं। 1,41,00,000 फॉलोअर्स अखिलेश यादव के हैं। 2009 में उनका अकाउंट बना। मायावती 18 लाख 2018 में इनका अकाउंट बना। प्रियंका गांधी 37 लाख 2019 में इनका ट्विटर अकाउंट बना। तो ट्विटर पर लोकप्रियता के रेस का ये आंकड़ा हमने आपको दिखाया। अब आपको फेसबुक का आंकड़ा भी आपको दिखा देते हैं। योगी आदित्यनाथ 66 लाख 2016 में इनका अकाउंट बना, फेसबुक अकाउंट। अखिलेश यादव 72 लाख 2013 में इनका अकाउंट बना। इसके अलावा मायावती व्यक्तिगत पेज नहीं है, कई फैन पेज जरूर इनके हैं। प्रियंका गांधी की बात करें तो 43 लाख और 2019 में इनका ये अकाउंट बना था। तो ये फेसबुक पर लोकप्रियता की रेस है। यूपी में इंटरनेट यूजर्स की बात करें तो 24 करोड़ की आबादी में 14 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल नेट यूज करने वालों में 25% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी एक बड़ा वर्ग है। औसतन 6 घंटे 37 मिनट हर रोज नेट यूज करते हैं लोग। 14 करोड़ में 52% पुरुष यूजर हैं। ये हम यूजर्स का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। और नेट चलाने वालों में 48% महिलाएं हैं। और लॉकडाउन में 22% से ज्यादा यूज हुआ इंटरनेट। ये इंटरनेट यूज का आंकड़ा है। तो आप सोचिए, ये ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने का ये दौर चल रहा है। और ऐसे में ये साफ है, ये आंकड़ा आपको बताने के लिए काफी है कि किस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव में जमीन पर भी जंग लड़ी जाएगी और इस तरह से कहा जाए इंटरनेट पर भी ये जंग लड़ी जाएगी। बहरहाल आज हमारे खास पेश बात पर जुड़ने के मित्र हैं। इजाजत, नमस्कार।